रीता नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम शिखा था और छोटी बेटी का नाम तन्नू था। रीता तन्नू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जिस दिन तन्नू पैदा हुई थी उसी दिन उसके पिता का एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। इस वजह से रीता तन्नू को मनहूस समझती थी। तन्नू जब भी रीता से बात करने जाती थी तो रीता उसे उल्टा जवाब देकर वहाँ से भगा देती थी। रीता अपनी बड़ी बेटी की सारी ख्वाहिश पूरी करती थी, लेकिन छोटी बेटी को हमेशा ताने मारती रहती थी। शिखा भी रीता की तरह तन्नू को हमेशा ताने मारती रहती थी। एक दिन शिखा और रीता खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते हुए रीता शिखा से कहती है, शिखा, दिन पर दिन सूखती जा रही है, बाहर का खाना खाती है, फल भी खाया कर। नहीं मम्मी, मुझे फल अच्छे नहीं लगते। दोनों माँ बेटी बातें कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद रीता तन्नू को आवाज लगाती है, तन्नू, हमने खाना खा लिया है, झूठे बर्तन किचन में ले जाकर धो ले, प्लेट में थोड़ा सा खाना बचा है तो खा लियो। उसके बाद रीता और शिखा अपने अपने कमरे में चली जाती है। तन्नू आती है और अपने मन में सोचती है, मैं नहीं खा रही बचा कुचा, किचन में एक रोटी रखी हुई है, मैं वही खा लूंगी। उसके बाद तन्नू प्लेट में बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना कचरे के डब्बे में फेंक देती है और खुद एक रोटी खा लेती है। बहुत दिनों से ऐसा ही चल रहा होता है, इसलिए आधा पेट खाने की वजह से तन्नू कमजोर होने लगती है, लेकिन फिर भी वो घर के सारे काम अकेले ही करती थी। तन्नू कपड़े धो रही थी, तभी रीता आती है और बोलती है, अभी तक तेरे काम खत्म नहीं हुए? जंगल से लकड़ी लेने कौन जाएगा? जा पहले लकड़ी लेकर आ। तन्नू कपड़े धोना छोड़कर पहले जंगल से लकड़ी लेने चली जाती है। जंगल पहुंचकर तन्नू एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। माँ और दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैं भी तो दीदी की तरह उनकी बेटी हूँ, फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों? तभी शिखा को एक आवाज आती है। वो आवाज एक बुढ़िया की थी। तन्नू, प्यारी बच्ची, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कौन हो आप और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं अपने समय के प्रसिद्ध जादूगरनी थी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मैं जादू कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ, मुझे बताओ। मेरी माँ और मेरी बहन मुझसे सौतेली जैसा व्यवहार करती हैं। मैं उनके सारे काम करती हूँ, लेकिन वो दोनों कभी मेरे से सीधे मुँह बात तक नहीं करती हैं। मुझे अपना बचा कुचा खाने के लिए कहती हैं। मुझे भूख लग रही होती है, लेकिन वो पहले मेरे से घर का सारा काम करवाती हैं और खुद खाती हैं। तब मेरे लिए थोड़ा बहुत खाने के लिए बचता है। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तुम जंगल क्या करने आई थी? मैं हर रोज जंगल में लकड़ियाँ लेने आती हूँ और चली जाती हूँ, लेकिन आज अचानक मुझे रोना आ गया, इसलिए मैं यहाँ बैठकर रोने लगी। तुम्हें भूख लग रही है? हाँ माँ। अम्मा अपने जादू से वहाँ बहुत सारा खाना प्रकट कर देती है। तन्नू खाने पर टूट पड़ती है और जल्द ही सारा खाना खत्म कर देती है। खाना खाने के बाद तन्नू अम्मा का धन्यवाद करती है। जब भी तुम्हें भूख लगे तो एक बार अपने मन में मुझे याद कर लेना, उसके बाद तुम्हारे सामने खाना आ जाएगा। इतना बोलकर अम्मा वहाँ से चली जाती है। तन्नू लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक इसी तरह चलता रहता है। तन्नू को जब भी भूख लगती थी तो अम्मा को अपने मन में याद कर लेती थी और उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता था। तन्नू खुश खुश रहने लगी थी, इसलिए उसकी खुशी देखकर शिखा अपने मन में सोचती है, आजकल देख रही हूँ बहुत खुश रहने लगी है ये, लेकिन ऐसा क्या हो गया? हम तो अभी भी इसके साथ वही करते हैं जैसे पहले करते थे। पहले तो सारा टाइम मुंह बनाकर रखती थी और अब इतना चहक रही है। एक काम करती हूँ, इस पर नजर रखना शुरू कर देती हूँ। शिखा तन्नू पर नजर रखना शुरू कर देती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और शिखा देखती है कि तन्नू अपने कमरे में जाकर अपनी दोनों आंखें बंद करती है और तभी उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। तन्नू खाना खाने लगती है। ये देखकर शिखा अपने मन में सोचती है, तन्नू को जादू करना आता है क्या? अच्छा, तो ऐसे ये इतना अच्छा अच्छा खाना खाती है। मैं अभी ये सारी बातें मम्मी को बताऊंगी। शिखा रीता के कमरे में जाती है और उससे कहती है, मम्मी, तन्नू को जादू करना आता है जिससे वो अपने सामने बहुत सारा खाना ले आती है।
कैसी बातें कर रही है, पागल हो गई है? हाँ माँ, सच में मैंने अपनी आँखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बात है? तभी कुछ दिनों से मैं इस मनोज को घर का बचा कुचा खाना खाते हुए नहीं देख रही हूँ। आने दो इसे मेरे सामने, तब बताती हूँ। थोड़ी देर बाद, मनोज कितने देर से आराम कर रही थी? नहीं माँ, मैं आराम नहीं कर रही थी, मैं तो अपने कमरे में कपड़े तह लगा रही थी। झूठ बोलने लगी है मेरे से। मैं अच्छे से जानती हूँ तू अपने कमरे में क्या करती है। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा तो ये बता, मैं आजकल देख रही हूँ तू बचा कुचा खाना नहीं खा रही है। अगर तू घर का खाना नहीं खा रही है तो खा क्या रही है? वो रीता तन्नू को एक तमाचा लगा देती है। आज से तो मेरे सामने बैठकर घर का बचा कुचा खाना खाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो बहुत पिटेगी। तन्नू रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ना चाहते हुए भी उसे रीता के सामने बैठकर घर का बचा कुचा खाना खाना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो जंगल जाकर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। उसी वक्त फिर से वो अम्मा आ जाती है। बेटी, आज फिर से यहाँ बैठकर रो रही हो, क्या हुआ? तन्नू अम्मा को सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद अम्मा तन्नू को एक छोटा सा पौधा देती है और बोलती है, बेटी ये लो छोटा सा पौधा, इसे अपने घर के बाहर लगा देना। कुछ दिनों तक तुम इसे पानी देते रहना। अम्मा, मेरे घर के बाहर पहले से ही बहुत सारे पौधे हैं। मैंने जैसा कहा है वैसा करो, उसके बाद देखना इसका कमाल। इतना बोलकर अम्मा वहाँ से चली जाती है। तन्नू घर जाती है और घर के बाहर मिट्टी में पौधों को लगा देती है। कुछ महीनों तक तन्नू पौधे में पानी डालती रहती है और अकेले में बैठकर उससे बातें करती रहती है। एक दिन तन्नू सुबह उठकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। तभी उसकी नजर पेड़ पर जाती है जिसकी पत्तियां सोने और चांदी की थी। ये देखकर तन्नू हैरान रह जाती है और भागते हुए घर के बाहर आती है। यहाँ तो मैंने वही पौधा लगाया था जो मुझे अम्मा ने दिया था। लगता है इसी कमाल की बात कर रही थी अम्मा। ये सोचकर तन्नू बहुत खुश होती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। तभी रीता और शिखा की नजर भी उस पेड़ पर जाती है। मम्मी, ये देखो, हमारे घर के बाहर सोने और चांदी के पत्तियों वाला पेड़। हाँ शिखा, लगता है ये कोई चमत्कारी पेड़ है। हाँ मम्मी, मुझे भी यही लगता है। चलो पास से चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मम्मी, इसकी पत्तियाँ अगर हम बाजार में बेचेंगे तो हमारे पास बहुत सारे रुपए पैसे आ जाएंगे। चलो बहुत सारी पत्तियाँ तोड़ लेते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी पेड़ की पत्तियां तोड़ने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही दोनों माँ बेटी पत्तियां तोड़ने के लिए अपने हाथों को ऊपर करती है और उन दोनों के हाथ पेड़ का एक पत्ता भी नहीं आता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद दोनों माँ बेटी थक जाती है। तभी वहाँ पर तन्नू आती है और पेड़ की पत्ती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही तन्नू अपने हाथ आगे बढ़ाती है, पेड़ की टहनी अपने आप नीचे की तरफ झुक जाती है। तन्नू एक पत्ता लेकर रीता को दे देती है। ये लो माँ। एक पत्ता लेकर रीता खुश नहीं होती है, लेकिन तभी घोड़े की दौड़ने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर रीता बोलती है, लगता है राजकुमार आ रहे हैं। तन्नू घर के अंदर जा और शिखा तू यही रहे। तन्नू घर के अंदर चली जाती है। राजकुमार जैसे ही वहाँ से गुजरता है, उसकी नजर सोने और चांदी के पत्तों वाले पेड़ पर जाती है। अद्भुत पेड़ देखकर राजकुमार वहीं रुक जाता है। सोने और चांदी के पत्तों वाला पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा था। ये अद्भुत पेड़ किसका है? राजकुमार, ये पेड़ मेरा है। दरअसल राजकुमार, मैंने सुना था कि आप गांव की किसी साधारण लड़की से शादी करोगे। यह है मेरी बेटी शिखा। आपको मेरी बेटी कैसी लगी? मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। मुझे गांव की साधारण लड़की चाहिए, लेकिन मैं खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ। आपकी बेटी खूबसूरत नहीं है। वैसे मुझे आपके अद्भुत पेड़ का एक पत्ता चाहिए। नहीं राजकुमार, मैं और मेरी बेटी इस पेड़ को हाथ नहीं लगा सकते हैं। राजकुमार वहाँ से चला जाता है। राजकुमार के जाने के बाद रीता अपनी बेटी से कहती है, वैसे तो सारा टाइम मेकअप करके रखती है, फिर अभी मेकअप क्यों नहीं करा था? मम्मी, मैं इतनी सुबह सुबह मेकअप करने लग जाती क्या? कैसी बातें कर रही हो?
तभी वहाँ पर तन्नू आती है और रीता से बोलती है, माँ, वो जो आए थे कौन थे? तू चुप ही रह। सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया ना, इसलिए राजकुमार ने मेरी बेटी को पसंद नहीं किया। ये बोलकर रीता अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। रीता की ये बात सुनकर तन्नू की आंखें भर आती है और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची, रो मत, चलो अब जल्दी से अपने आंसू पोंछो। कौन कौन है? कहीं ये आवाज पेड़ से तो नहीं आ रही? हाँ, ये आवाज इसी पेड़ से आ रही है। बेटी, राजकुमार को मेरे पेड़ की एक पत्ती चाहिए थी। तुम एक पत्ती ले लो और महल जाकर राजकुमार को दे दो। उसके बाद तन्नू पेड़ से एक पत्ता ले लेती है और महल चली जाती है। तन्नू राजकुमार के कक्ष के बाहर जाती है और धीमी आवाज में बोलती है, राजकुमार, बाहर आइए, मैं आपके लिए पेड़ का पत्ता लेकर आई हूँ। राजकुमार बाहर आता है। आपको पेड़ की पत्ती चाहिए थी ना, इसलिए मैं आपके लिए ये पत्ती लेकर आई हूँ। राजकुमार जैसे ही तन्नू को देखता है, उसकी नजर पेड़ की पत्ती पर जाती ही नहीं है और वो तन्नू की खूबसूरती देखता रहता है। राजकुमार उसी वक्त तन्नू को शादी के लिए कह देता है। ये सुनने के बाद तन्नू रोने लगती है और अपने बारे में सारी बात राजकुमार को बता देती है। तुम रो मत, तुम्हारी माँ और बहन को मैं कारावास में डाल दूंगा। उसके बाद 2 दिन बाद हम महल में धूमधाम से शादी कर लेंगे। नहीं राजकुमार, उन्होंने हमेशा मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया, लेकिन मैं उन्हें अपनी माँ और बहन मानती हूँ। थोड़ी देर राजकुमार और तन्नू बातें करते हैं और उसके बाद तन्नू अपने घर आ जाती है और जादुई पेड़ को सारी बातें बताती है। मैं पहले ही ये जानता था, इसलिए मैंने तुम्हें ये पत्तियां लेकर राजकुमार के पास जाने के लिए कहा। अब तुम राजकुमार के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। इतना बोलकर सोने और चांदी के पत्तों वाला पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। 2 दिन बाद राजकुमार और तन्नू की शादी हो जाती है। इस तरह तन्नू के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। बहुत समय पहले परीलोक में एक सीमा परी रहती थी। सीमा परी बहुत ही दयालु और बहुत ही सुंदर थी। उसके पास एक जादुई घर था और वो उसी घर में रहा करती थी। इससे सारी परियां उसे बहुत ज्यादा जला भी करती थी, क्योंकि किसी और परी के पास जादुई घर नहीं था। एक दिन की बात है, सीमा परी अपने जादुई घर में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर टीना परी आ जाती है और वो सीमा परी से कहती है, सीमा परी, तुम अपने जादुई घर में क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ चलो, परी लोग घूमने चलते हैं। ठीक है, चलो। वैसे भी मैं घर में अकेले बैठी बोर हो रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अब चलो हम दोनों लोग परी लोग के सैर करते हैं। इसके बाद वो दोनों परियां परीलोक घूमने के लिए निकल जाती है। परीलोक घूमते हुए टीना परी सीमा परी से कहती है, तुम्हें कभी पृथ्वीलोक पर जाने की इच्छा नहीं होती? मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं पृथ्वीलोक पर जाऊं और वहाँ की सैर करूं। जाने की इच्छा तो बहुत होती है, पर कभी समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि पृथ्वीलोक परीलोक से बहुत दूर है। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर फिर भी हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे जीवन को जीते हैं और उन लोगों का कैसा रहन सहन होता है। हाँ, ये तो तुम एकदम ठीक कह रही हो। तो क्यों ना आज हम पृथ्वीलोक पर चलें? वैसे भी आज हमें समय भी मिल गया है। ये सुनकर टीना परी खुश हो जाती है और सीमा परी से कहती है, ठीक है, तो आज हम लोग पृथ्वीलोक पर चलते हैं। तभी वहाँ पर सोनी परी आ जाती है और उन लोगों से कहती है, अरे, तुम लोग इतना खुश क्यों नजर आ रही हो? क्या कहीं जाने की तैयारी हो रही है? हाँ, हम लोग पृथ्वीलोक पर जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ, तुम बताओ। कुछ भी नहीं, तुम्हें परी माँ ने बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। ये सुनकर सीमा परी टीना परी से कहती है, तो इसका मतलब आज तो हम पृथ्वीलोक पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रानी परी ने बुलाया है। तो फिर ठीक है, हम लोग किसी और दिन चलेंगे। इसके बाद वो सभी परियां रानी परी के पास चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और समय के साथ वो लोग पृथ्वीलोक पर जाना भूल जाते हैं। और एक दिन की बात है, सीमा परी अपने जादुई घर में बैठी हुई होती है। तभी वो अपने आप से कहती है,
अब तो काफी दिन हो गए हैं, अब मुझे पृथ्वीलोक पर घूम आना चाहिए। मुझे टीना के साथ जाकर पृथ्वीलोक पर देखना चाहिए कि कहीं वहाँ पर किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है। और ये सोचकर वो टीना परी के पास जाती है और उससे कहती है, टीना परी, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, चलो हम लोग पृथ्वीलोक पर घूम आते हैं। ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो चलो हम लोग पृथ्वीलोक पर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों परियां वहाँ से पृथ्वीलोक के लिए निकल जाती है। पृथ्वीलोक पर पहुँचने के बाद वो दोनों परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। उन्हें पृथ्वीलोक बहुत अच्छा लग रहा होता है, साथ ही वहाँ के लोग भी उन्हें काफी अच्छे लग रहे होते हैं। वे परियां दूर से ही उन लोगों को देख रही होती है। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम रोशनी होता है। रोशनी अपनी माँ के साथ टूटे फूटे घर में बैठी होती है। तभी सीमा परी टीना परी से कहती है, अरे इस गांव में तो सारे लोग बहुत खुशहाल लग रहे हैं, फिर आखिर वो लोग इतने दुखी क्यों हैं? चलो हम लोग उनसे जाकर पूछते हैं। ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद वो दोनों परियां रोशनी के पास चली जाती है। रोशनी के पास आने के बाद सीमा परी रोशनी से कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है, हमें बताओ। परियों को देखकर रीमा और उसकी बेटी रोशनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी होती है। और रोशनी परियों से कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, इस वजह से उदास बैठे हुए हैं। हमारे घर में खाने के लिए खाना नहीं है और हम लोग 2 दिन से भूखे हैं, पर किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। ये सुनकर उन दोनों को काफी दुख होता है और सीमा परी रोशनी से कहती है, अच्छा, आप लोगों को भूख लग रही है, रुको मैं अभी आप लोगों के लिए भोजन मंगवाती हूँ। और ये कहकर वो अपनी जादू की छड़ी से उनके लिए बहुत सारा खाना बना देती है। खाना को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सीमा अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं अपना जादुई घर इन्हें दे दूं, जिससे हमेशा ये लोग खुश रहेंगे। और ये सोचकर सीमा परी उन दोनों से कहती है, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक और चीज है, मैं अभी तुम लोगों के लिए वो चीज मंगवाती हूँ। और ये कहकर सीमा परी अपनी जादुई शक्तियों से अपना जादुई घर पृथ्वी पर मंगा लेती है और उनके घर की जगह वो वहाँ पर अपना जादुई घर रख देती है। और फिर सीमा परी उन माँ बेटी से कहती है, आज के बाद तुम लोग हमेशा सुखी जीवन जियोगे और हमेशा हर सुख का आनंद ले पाओगे, क्योंकि ये घर जादुई है और तुम इसकी मदद से कुछ भी कर पाओगे। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती है और रीमा सीमा परी से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी के लिए ये जादुई घर दिया। मैं तो कैसे भी गुजारा कर लेती, पर मेरी बेटी गरीबी में गुजारा नहीं कर पाती। आप हमारे लिए भगवान बनकर आई हैं। ये सुनकर वो दोनों परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर इसके बाद वो दोनों वापस परीलोक लौट आती है। परीलोक में आने के बाद टीना परी सीमा परी से कहती है, अरे सीमा परी, तुमने अपना जादुई घर उन लोगों को क्यों दे दिया? अब तुम किस में रहोगी? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो किसी में भी रह लूंगी। वैसे भी हम लोग तो परियां हैं ना, और हम अपने लिए दूसरा घर बना सकते हैं। पर तुमने देखा ना वो लोग कितने दुखी थे, इसीलिए मैंने अपना जादुई घर उन्हें दे दिया। अब वो लोग हमेशा सुखी रहेंगे और उन्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर टीना परी बहुत खुश हो जाती है और वो सीमा परी से कहती है, तुम सच में बहुत ही दयालु और नेक दिल परी हो। तुमने अपना जादुई घर उन इंसानों को दे दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे जैसी परी हमारे परीलोक में है। ये सुनकर सीमा परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वे लोग खुश होकर परीलोक में रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीमा और उसकी बेटी रोशनी भी बहुत ज्यादा खुश थी। रीमा अपनी बेटी रोशनी से कहती है, बेटी, अब तुम्हें कभी भी किसी बात का दुख नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास ये जादुई घर है जिससे हम सब कुछ मांग सकते हैं। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हम लोग अपनी जिंदगी आराम से जी पाएंगे। और ये कहकर वे दोनों माँ बेटी आराम से उस परी के जादुई घर में रहने लगती है और अपनी जिंदगी आराम से जीने लगती है। लंबे सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली लड़की सिंड्रेला दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सुनहरे बालों की वजह से सिंड्रेला बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। शहर की सभी लड़कियां सिंड्रेला की खूबसूरती देखकर उससे खूब ईर्ष्या करती थी, लेकिन सिंड्रेला को अपनी सुंदरता का बिल्कुल भी घमंड नहीं था।
उसे तो बस एक ही शौक था, तरह तरह के फैशनेबल हील सैंडल पहनने का। वो अपने पॉकेट मनी से हर महीने नई नई डिजाइन के सैंडल खरीदा करती थी। उसी शहर में रॉबिन नाम का एक हैंडसम लड़का रहता था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रॉबिन और सिंड्रेला बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों अक्सर एक साथ समय बिताया करते थे। दोनों के माता पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों परिवारों ने मिलकर सिंड्रेला और रॉबिन की शादी उनके बचपन में ही पक्की कर दी थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही उनकी शादी होने वाली थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, दोनों ने शहर से दूर एक सुंदर सी घाटी में घूमने का प्रोग्राम बनाया। रॉबिन, मैंने सुना है वो घाटी बहुत ही सुंदर है, बड़ा मजा आएगा। कल टाइम पर रेडी हो जाना, सुबह सुबह ही ओला बुक करके निकल पड़ेंगे। देर तक सोते मत रह जाना। अच्छा ठीक है, मैं समय पर उठ जाऊंगा। तुम अपना जरूरी सामान बैग में रख लेना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे कल की तैयारियाँ भी तो करनी है। ओके बाय। बाय। फिर अगली सुबह होते ही सिंड्रेला और रॉबिन तैयार होकर घूमने के लिए निकल पड़े। दोनों रास्ते में खूब एंजॉय करते हुए जा रहे थे। कुछ घंटों बाद वो सुंदर घाटी में पहुंच गए। वहाँ का नजारा देखकर सिंड्रेला खुश होते हुए बोली, वाओ रॉबिन, कितना सुंदर जगह है। ये कहते हुए सिंड्रेला के कदम लड़खड़ा गए। तभी रॉबिन सिंड्रेला को थामते हुए बोला, सिंड्रेला जरा ध्यान से, तुम्हें ऐसी जगह हाई हिल्स पहनकर नहीं आना चाहिए था। ओह, तुम्हें तो पता है रॉबिन, मुझे हाई हील सैंडल पहनना कितना अच्छा लगता है। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो सामने कितना सुंदर झरना बह रहा है। मुझे वहाँ खड़े होकर सेल्फी खींचनी है। चलो ना, एक साथ सेल्फी खींचते हैं। नहीं सिंड्रेला, मुझे पानी से डर लगता है। तुम भी ना रॉबिन, कितने डरपोक हो। अच्छा तुम यही रुको, मैं झरने के पास जाकर ढेर सारी सेल्फी खींच कर आती हूँ। तुम बस मेरे हाई हील सैंडल का ध्यान रखना। इतना कहकर सिंड्रेला ने हाई हील सैंडल उतारा और नंगे पैर ही झरने की ओर चली गई। झरने के पास पहुँचते ही ढेर सारी सेल्फी खींचने लगी कि तभी अचानक सिंड्रेला का पाँव फिसल गया और वो पानी के बहाव में बहती ही चली गई। अपनी प्यारी दोस्त को मुसीबत में देख रॉबिन कुछ न कर सका, क्योंकि उसे तैरना आता नहीं था। और देखते ही देखते सिंड्रेला उसकी आंखों से ओझल हो गई। रॉबिन रोते हुए सिंड्रेला की हाई हील सैंडल लेकर घर वापस आया और सिंड्रेला के माता पिता को इस घटना के बारे में सारी बात बताई। ये सुन सिंड्रेला के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और सिंड्रेला को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर सिंड्रेला का कहीं पता नहीं चला। रॉबिन इस घटना का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगा। काश मैंने सिंड्रेला को झरने के पास जाने से रोका होता। इन सब का दोषी मैं ही हूँ, पर मेरा दिल कहता है सिंड्रेला तुम जिंदा हो। वहीं दूसरी ओर घाटी के पास एक घने जंगल में एक आदिवासी कबीला रहता था। एक दिन आदिवासी कबीले की कुछ औरतें नदी किनारे पानी लेने जा रही थी। तभी उन्हें सिंड्रेला मूर्छित अवस्था में नदी किनारे दिखाई दी। तभी उनमें से एक औरत बोली, देखो तो कितनी सुंदर लड़की है, लेकिन ऐसी दशा में यहाँ कैसे? लगता है ये किसी हादसे का शिकार हो गई है। चलो इसे उठाकर अपने कबीले में ले चलते हैं, वरना किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएगी। ये कहते हुए वो सभी औरतें सिंड्रेला को उठाकर अपने साथ कबीले में ले आई। कुछ देर बाद जब सिंड्रेला को होश आया तो वो हैरानी से यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, मैं कहाँ हूँ और आप सब कौन हैं? बेटी, तुम हमें नदी किनारे बेहोश मिली थी, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आए। तुम कौन हो बेटी? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? कोई बात नहीं बेटी, जब तक तुम्हारे घर वालों का पता नहीं चल जाता तब तक तुम हमारे साथ रहना। इस तरह सिंड्रेला जंगल में आदिवासियों के साथ रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उस कबीले में शेरा नाम का लड़का था। वो सिंड्रेला की खूबसूरती देखकर उसे अपना दिल दे बैठा। मुझे मेरे सपनों की रानी आखिर मिल ही गई। मैंने इतनी सुंदर लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी। मैं इसी लड़की से शादी करूंगा।
ये कहते हुए शेरा सिंड्रेला के आसपास मंडराने लगा, लेकिन सिंड्रेला उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। एक दिन की बात है, सिंड्रेला अकेले उदास बैठी हुई थी। तभी वहाँ शेरा आया। ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आया? नहीं शेरा, मुझे अपने बारे में कुछ याद नहीं, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं। अच्छा, ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पास वाली घाटी में घुमा कर लाता हूँ। वो घाटी बहुत ही सुंदर है, वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सिंड्रेला शेरा के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ये वही घाटी थी जहाँ सिंड्रेला कुछ दिन पहले रॉबिन के साथ घूमने आई थी। घाटी पर पहुँचते ही सिंड्रेला बोली, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है तुम पहले कभी यहाँ आई हो, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो शेरा, मुझे अपने बारे में अभी कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरा परिवार कहाँ है, और ना ही मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मुझे जब तक अपने बारे में कुछ याद नहीं आ जाता, तब तक मैं तुमसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, चलो वापस चलते हैं। कबीले में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर रॉबिन सिंड्रेला के इस तरह अचानक दूर चले जाने से बिल्कुल टूट गया। उसे जब भी सिंड्रेला की याद आती तो वो घाटी इसी उम्मीद से जाया करता, शायद उसे उसके सिंड्रेला वहाँ मिल जाए। ऐसे 1 महीना बीत गया। एक दिन सिंड्रेला घाटी में घूम रही थी। ना जाने क्यों ये घाटी मुझे कुछ जानी पहचानी लगती है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैं कितनी कोशिश करती हूँ याद करने की, पर मुझे कुछ याद नहीं आता। ये कहते हुए सिंड्रेला एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब इत्तेफाक से रॉबिन भी घाटी में उदास घूम रहा था। तभी उसकी नजर सिंड्रेला पर पड़ी। सिंड्रेला को देखकर रॉबिन खुशी से झूम उठा। मुझे पता था सिंड्रेला मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये कहते हुए रॉबिन सिंड्रेला के पास गया और बोला, सिंड्रेला तुम जिंदा हो? मुझे विश्वास था, मेरा दिल कहता था तुम मुझे एक न एक दिन जरूर मिलोगी। मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। और आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। घर चलो सिंड्रेला, तुम्हें सही सलामत देखकर तुम्हारे माता पिता भी बहुत खुश होंगे। ये कहते हुए रॉबिन ने सिंड्रेला का हाथ पकड़ लिया। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती, छोड़ो मेरा हाथ। तभी वहाँ सिंड्रेला का पीछा करते हुए शेरा आ पहुँचा और रॉबिन को धक्का देते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़ने की? यहाँ से चले जाओ वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, मैं सिंड्रेला को लिए बिना नहीं जाऊंगा। सिंड्रेला तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं है? मैं रॉबिन हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। और तुम्हें पता है हमारी शादी हमारे माता पिता ने बचपन में तय कर दी थी। कुछ याद आया? ये कहीं नहीं जाएगी, तुम यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। अगर कबीले वालों ने तुझे हमारे कबीले के लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए देख लिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शेरा सही कह रहा है, आप जो कोई भी हो यहाँ से फौरन चले जाओ। आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा नाम सिंड्रेला नहीं है। नहीं, तुम सिंड्रेला ही हो। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। इतना कहकर रॉबिन वहाँ से चला गया, लेकिन मन ही मन रॉबिन सोचने लगा, लगता है सिंड्रेला की याददाश्त चली गई है। मुझे कैसे भी करके सिंड्रेला को याद दिलाना होगा, और मुझे पता है उसकी खोई हुई याददाश्त वापस कैसे आएगी। वही दूसरी ओर सिंड्रेला मन ही मन कुछ सोचने लगी। तब शेरा बोला, क्या हुआ? अब तुम क्या सोचने लगी? पता नहीं क्यों वो मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था। कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो सच बोल रहा था। लेकिन तुम यहाँ अकेले घाटी में क्या करने आई थी? चलो अब यहाँ रुकना, खतरे से खाली नहीं। तुम दोबारा इस घाटी में कहीं मत आना। उधर रॉबिन शहर पहुंचकर सिंड्रेला के माता पिता को सिंड्रेला के सही सलामत होने की खुशखबरी सुनाते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी और मेरी होने वाली बीवी को घर वापस लेकर आऊंगा। बस आप सिंड्रेला के आने की खुशी में उसके स्वागत की तैयारियां कीजिए। इतना बोलकर रॉबिन अगली सुबह होने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी ओर शेरा सिंड्रेला को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। सुबह होते ही रॉबिन हाई हील सैंडल लेकर सिंड्रेला को लेने जंगल के रास्ते होते हुए आदिवासी कबीले की तरफ बढ़ने लगा। उधर शेरा सिंड्रेला को अपने साथ जबरदस्ती पहाड़ी की ओर ले जा रहा था। छोड़ो मुझे, ये तो मुझे जबरदस्ती कहाँ लेकर जा रहे हो?
मैं तुम्हें पहाड़ी वाले मंदिर में ले जा रहा हूँ। हम आज शादी करने वाले हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। छोड़ो मुझे, जाने दो। मेरी सपनों की रानी, तुझे मेरी पत्नी बनना ही होगा। तभी रोबिन ने शेरा को अपने साथ जबरदस्ती सिंड्रेला को पहाड़ की ओर ले जाते हुए देख लिया। अरे ये तो सिंड्रेला है। लगता है सिंड्रेला किसी मुसीबत में है। मुझे जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। ये कहते हुए रोबिन भागते हुए पहाड़ी की ओर जाने लगा। फिर वहाँ पहुँचते ही वो शेरा को थप्पड़ मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की? सिंड्रेला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये तुम्हारे हाई हिल सैंडल है ना, जो तुम अक्सर पहना करती थी। और उस दिन जब हम घाटी पर घूमने गए थे तब भी तुमने यही सैंडल पहना था। कुछ याद आया? मैं तुम्हारा रोबिन हूँ सिंड्रेला। उन हाई हिल सैंडल को देखकर सिंड्रेला की याददाश्त वापस आ गई। रोबिन, मुझे सब कुछ याद आ गया। चलो घर वापस चलते हैं। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। इतना कहकर शेरा रोबिन से हाथापाई करने लगा। ये देख सिंड्रेला भागते हुए मदद के लिए कबीले वालों के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। कुछ ही देर में सभी कबीले वाले सिंड्रेला के साथ वहाँ पहुँचे और शेरा को पकड़ते हुए बोले, तुम सिंड्रेला के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। सारी सच्चाई जानते हुए भी तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से तुम्हें हमारे कबीले से निष्कासित किया जाता है। अब से तुम हमारे कबीले का हिस्सा नहीं हो। चले जाओ यहाँ से, वरना हम इससे भी ज्यादा कठोर दंड तुम्हें देंगे। इस तरह कबीले वालों ने शेरा को वहाँ से भगा दिया। सिंड्रेला और रोबिन ने सभी कबीले वालों का धन्यवाद किया और वापस शहर लौट आए। फिर कुछ दिन बाद सिंड्रेला और रोबिन की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई और वो खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगे।